हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं अंजलि भारती आप लोगों का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर द चैप्टर 16 दैट इज आवर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जो कि क्लास 11 का बेहद खूबसूरत सा चैप्टर है। और इस चैप्टर में वी basically discuss about your kidney और फिर उसका फंक्शन, देन आफ्टर द मैकेनिज्म ऑफ योर यूरिन फॉर्मेशन और फिर उसका रिमूवल। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ह्यूमन में आखिर होते क्या, यूरिन ही तो होते हैं और साथ में आपको फीकल मैटर होता है। ठीक है, तो फीकल मैटर जो बेसिकली होता है उसे हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं किसमें, डाइजेशन वाले चैप्टर में। अब बचता है आपका यूरिन फॉर्मेशन और फिर उसका एलिमिनेशन का, तो वी कवर दैट ऑन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर आता है और इसमें हम लोग बेसिकली बातें करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन आफ्टर यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मिक्सचरेशन, मिक्सचरेशन यानी कि रिमूवल ऑफ द यूरिन, देन आफ्टर रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, देन आफ्टर उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले कॉपी निकालिए, देन आफ्टर एक पेन पकड़िए, फोकस लगाइए और साथ में जो और हाँ, क्योंकि देखिए इस वीडियो में वी आर गोइंग टू साथ में क्या करेंगे, एनसीईआरटी को लेते हुए चलेंगे। तो एनसीईआरटी बुक भी सामने रखिए और उसका लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करते जाइएगा। फिर उसमें टॉपिक्स जो इधर साइड पोर्शन होता है ना, उधर पे लिखते जाइएगा साइड में। ठीक है, सारा पॉइंट्स को। तो ऐसे में क्या होता है कि दिमाग में छपते जाता है। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहता है। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अच्छा, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को क्या समझ में आता है, इस चैप्टर का नाम पढ़िए तो सबसे पहले क्या समझ में आता है कि दैट इज की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अब हमारे शरीर में ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, क्या क्या होंगे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स में, तो आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड, देन आफ्टर ऑक्सीजन भी हो सकता है। ऑक्सीजन कैसे होगा, जब ये एक्सेस अमाउंट में हो। वैसे ही अगर वाटर एक्सेस में आपने पी लिया तो वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आ गया। और मेनली जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है वो आपका हो गया सोडियम प्लस आयंस, पोटेशियम प्लस आयंस, क्लोराइड आयंस, फोस्फेट, सल्फेट इटीसी, साथ में आपका अमोनिया, यूरिया और फिर यूरिक एसिड। ये तीनों आपका मेन या फिर बोलिए तो कॉमन वाला जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एलिमिनेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो इसका एलिमिनेशन हम लोग कर सकते हैं आपका किडनी के हेल्प के द्वारा, फिर आपका लिवर के हेल्प के द्वारा। ये हमारे ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। और वहीं अगर कुछ जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया का। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया वो किस में पाया जाता है, प्रोटोनेफ्रीडिया आपका पाया जाता है प्लेटी हेलमिंथस में। क्योंकि यहीं पे तो लाइन था कहीं पे। ओके, अच्छा लेट इट बी, वो पढ़ते पढ़ते हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फोस्फेट, सल्फेट इटीसी इधर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और फिर ये जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये कैसे बनते हैं, तो इधर बाय मेटाबॉलिज्म यानी कि आपका कैटाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिज्म के द्वारा बनेगा, या फिर आपने अगर एक्सेस इंजेक्शन कर लिया यानी कि एक्सेस खा लिया है तो वो भी आपका एक कारण बनता है कि आपके शरीर में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब जैसे कि हम लोग पिकनिक जाते हैं, ठीक है, पिकनिक जाते हैं, अब एक दिन के पिकनिक में जा रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10 डब्बा खाना लेके जा रहे हैं और आदमी भी बस दो आदमी है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हद से ज्यादा खाना टिफिन बड़ा बड़ा भर के ले जाएंगे, तो जितना खा लिया, मान लीजिए 2 टिफिन हमने खाया 2 आदमी ने, ठीक है, और फिर 3 टिफिन बच गया। चाहे आप कितना भी गाड़ी में भर के टिफिन ले जाइए, वापस आते समय क्या करिएगा, ये तीनों टिफिन का सारा खाना बाहर ही फेंका जाएगा क्योंकि ये खराब हो गया ना। वैसे ये मिक्सी में जब हम लोग चलाते हैं जार में, तो अगर हद से ज्यादा ही डालिएगा चावल पीसने के लिए तो फिर वो पिसाता नहीं। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए ज्यादा हो गया, ज्यादा मात्रा में हो गया, वो उसे हैवी हो गया। ठीक है, वैसे स्टमक में अगर कुछ हद से ज्यादा खाना डालिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि वो सबको पीस करके पचा करके डाइजेस्ट कर देगा, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तो जैसे ही अगर कुछ एक्सेस आपने खाया हुआ है तो उसे वो क्या करेगा, एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर शरीर से फेंक देता है। ठीक है, इसका लॉजिक यही है।
तो हमें ऐसा लगता है कि बस मेटाबॉलिज्म से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, बट इट इज नॉट द फैक्ट। अगर आपने एक्सेस इंजेक्शन किया है तो उससे भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है। दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली या फिर पार्शियली, यानी कि अगर ये जो आपने जितने भी सब्सटेंस पढ़े, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ईटीसी, तो इसका चाहे तो आपका टोटली उठा पठा के फेंकी या फिर पार्शियली, यानी कि आप आधा इसको रखिए शरीर में और आधा फेंकिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका ऑस्मोलैरिटी उसमें मेंटेन होता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विद, इधर बेकार है, ठीक है। अब नीचे देखिए, ammonia, urea and uric acid are the major forms of nitrogenous wastes excreted by the animals, यानी कि एनिमल्स आपका तीन मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। एक तो आपका अमोनिया हो गया, ठीक है, दूसरा यूरिया हो गया, तीसरा आपका यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। और ये जो आपका अमोनिया है ये आपका किस में देखने को मिलता है? अमोनिया आपको मिलता है देखने को आपका बोनी फिशेस हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो ये एक्वाटिक अर्थ्रोपोड्स हो गया, एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गया, देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वाटिक अमोनोटेलिज्म। ओके 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 ओके, लेट अस यहीं से पढ़ते हैं हम लोग। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट excreted by the animals. Ammonia is the most toxic form and requires large amount of water for its elimination, whereas uric acid, being the least toxic, can be removed with a minimum loss of water. यहाँ जो हमने बात किया अमोनिया का, ये आपका क्या है? सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। तो अमोनिया आपका एक्वाटिक लाइफ में देखा जाता है, जैसे ही शरीर में बनता है, जैसे कि फिशेस हो गई उसमें बना, वैसे ही वो क्या करती हैं? लिक्विड फॉर्म में बाहर फेंक देती हैं सरफेस से, बॉडी सरफेस से। क्यों? क्योंकि हद से ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, हद से ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। और फिर इसका और वहीं जो लीस्ट टॉक्सिक होता है वो आपका यूरिक एसिड होता है, बिंग द लीस्ट टॉक्सिक। और इसका जो रिमूवल होता है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, नॉट एज अ वाटर, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है और इसका रिमूवल के लिए सबसे कम पानी चाहिए होता है। वहीं अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया आपका मॉडरेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज नोन एज योर अमोनोटेलिज्म। प्रोसेस को क्या कहते हैं? अमोनोटेलिज्म कहते हैं। मेनी बोनी फिशेस, aquatic amphibians and aquatic insects are amonotelic in nature. Ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted by diffusion across body surfaces or through gill surfaces in fish as ammonium ions. तो ये अमोनिया जैसे ही बनता है तुरंत इसको पानी के साथ घोल करके बाहर फेंक दिया जाता है। किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ योर डिफ्यूजन, ठीक है। और फिर ये आपका अमोनियम आयंस की तरह बाहर चला जाता है। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। यहाँ पे कोई भी जरूरत किडनी की नहीं होती, क्योंकि जैसे ही बनता है वैसे निकालो, कोई इससे ताम झाम नहीं करना है कि कुछ इससे ये क्या बोलते हैं, जैसे किडनी का रोल क्या होता है? टू प्यूरिफाई द ब्लड, ठीक है। लेकिन यहाँ जो अमोनिया बनता है वो खुद ही इतना जहरीला होता है कि उसमें से कुछ वापस लेने का चांस ही नहीं मिलता, सारा निकालो, क्योंकि मोस्ट टॉक्सिक है, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। Mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic animals. Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidneys. Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity. वही यही बात जो हमने अभी ऊपर बात की थी कि कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका पार्शियल रिमूवल होता है। पार्शियल रिमूवल यानी कि आधे शरीर में रहेंगे और आधे आपका क्या करेंगे? आधे को मैं बाहर फेंकूंगी। क्यों? टू मेंटेन ए डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। अब ये ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? तो ऑस्मोलैरिटी होता है आपका साल्ट प्लस वाटर कंटेंट इन योर बॉडी, ठीक है। तो इसे मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पार्शियल रिमूवल करते हैं, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, सम अमाउंट ऑफ नो reptiles, birds and land snails and insects excrete nitrogenous wastes as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are called uricotelic. जैसे कि हम लोग देखते हैं बर्ड्स कैसे करते हैं, बर्ड्स आपका पेलेट फॉर्म में करते हैं, सॉलिड फॉर्म में करते हैं, जिसे हम लोग गुआनो कहते हैं, ठीक है। अब नीचे देखते हैं हम लोग, that is a survey of animal kingdom presents a variety of excretory structures and most of the invertebrates this structures, इसे मैं शॉर्ट में इधर बता देती हूँ, तो फिर लिखा हो क्या हुआ है। ओके
सो यहाँ पे बोल रहा है कि हमने ह्यूमन में तो देख ही लिया कि उसके पास किडनी होता है, लिवर का भी कुछ फंक्शन होता है, लेकिन वही हम लोग बात करें अगर प्लेटीहेल्मिन्थस की, प्लेटीहेल्मिन्थस यानी कि जिसमें आ गया आपका लिवर फ्लक हो गया, ठीक है, लिवर फ्लक हो गया, तो इसमें क्या आता है प्लेटीहेल्मिन्थस में, इसमें हमें मिलता है प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया देखने को मिलता है। किनारे आप लोग भी नोट करते जा रहे हैं ना, प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। और इसी के साथ प्लेटीहेल्मिन्थस के साथ ये प्रोटोनेफ्रीडिया किस में मिलता है, आपका रोटिफर्स में देखने को मिलता है। देन आफ्टर सेफालोकॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। सेफालोकॉर्डेट्स का एनसीईआरटी में कौन सा एग्जांपल दिया हुआ, दैट इज योर एम्फीऑक्सिस, एम्फीऑक्सिस, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद हम बात करते हैं नेफ्रीडिया किस में मिलता है। सेकेंड आपका नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया आपको देखने को मिलता है अर्थवॉर्म्स में, ओके, एंड अदर एनालिड्स में, अदर एनालिड्स में। थर्ड नोट करके लिखिए आप लोग कि थर्ड में हमें देखने को मिलता है कॉकरोचेस में, क्या, कॉकरोचेस में वी हैव योर माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, MAL, माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, ओके। और इसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट में आप लोग लिखिए ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन या फिर एंटेनल ग्लैंड्स, एंटेनल ग्लैंड्स, एंटेनल ग्लैंड्स किस में देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है हमें, दैट इज योर प्राउंस, ओके, प्राउंस में देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग रीड करते हैं इसको अच्छे से, आपने नोट कर लिया तो अब ये अच्छे से अब रीड करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स whereas vertebrates have complex tubular organs called kidneys। वर्टिब्रेट्स यानी कि हम लोग, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होता है जो कि किडनी कहते हैं। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया को क्या भी कहते हैं, फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लेटीहेल्मिन्थस flatworms, that is Planaria, rotifers, some annelids, and the cephalochordate Amphioxus protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, that is osmoregulation। osmoregulation मतलब क्या होता है, osmoregulation यानी कि आयोनिक और फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना। आयोनिक मतलब कि क्या, आयोनिक मतलब कि साल्ट का बैलेंस, जैसे कि सोडियम प्लस हो गया, क्लोराइड आयंस हो गया, ये सब। और फ्लूइड वॉल्यूम यानी कि पानी, पानी कितना है और नमक कितना है आपके शरीर में, तो इसे जो देखता है उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को वी say it as your osmoregulation। Nephridia are the tubular excretory structures of earthworms and other annelids। Nephridia help to remove nitrogenous wastes and maintain a fluid and ionic balance। Malpighian tubules are the excretory structures of most of the insects, including cockroaches। Malpighian tubules help in the removal of nitrogenous wastes and osmoregulation। Antennal glands और green glands किसमें होता है antennal और green glands, it is found in your crustaceans like prawns। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, that is your human excretory system, the most beautiful topic, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, पहला तो आपका दो पेयर ऑफ किडनी, किनारे लिखिए किडनी फर्स्ट में, देन आफ्टर सेकेंड में लिखिए आपका उसमें से दो दो यूरेटर निकलेंगे। थर्ड पॉइंट में आप लोग लिखिए, थर्ड में क्या लिखूं, थर्ड में वी हैव योर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड फोर्थ में आपका लास्टली यूरेथ्रा, ठीक है, लिख लिया आपने। देन आफ्टर देखिए इमेज में, you have a beautiful image, this is your human excretory system। इसमें देखिए आपका है, ये रहा किडनी दो, एक इधर वाला, दिस इज योर व्हाट, लेफ्ट किडनी, दिस इज योर राइट किडनी। राइट किडनी जरा सा आपका देखिए झुका हुआ है, ये नीचे की तरफ पुष्ट है, थोड़ा सा झुका हुआ, क्यों झुका हुआ है, क्यों, क्योंकि इस किडनी के ऊपर आपका लिवर प्रेजेंट रहता है, इस किडनी का आपका लिवर प्रेजेंट रहता है जो कि इसे पुश किए हुए रहता है डाउनवर्ड्स। उसके बाद यहाँ से निकलते हुए दो यूरेटर्स हैं, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद फिर ये दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, दिस एंड दिस इज योर यूरेथ्रा, दिस इज योर यूरेथ्रा, ठीक है।
ये रहा आपका ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। आते हैं अब हम लोग की, ये जो आपका किडनी है ये आपका प्रेजेंट कहाँ रहता है? ओके और साथ में देखिए किडनी के ऊपर कौन सा है आपका ऑर्गन? एड्रिनल ग्लैंड है। इसके अंदर आपका घुस रहा है रेनल आर्टरी, रेनल वेन, दिस इज योर डॉर्सल एओर्टा, दिस इज योर कॉर्टेक्स, दिस इज योर मेडुला, दिस इज योर पेल्विस, दिस इज इंफीरियर वेना कावा। और ये जो जहां से किडनी के अंदर घुसते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइलम कहते हैं। उस नोच को वी से इट एज योर हाइलम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड, यानी कि इसका शेप कैसा है? योर बीन शेप्ड, यानी कि राजमा की तरह दिखता है। इसका कलर कैसा है? बिल्कुल राजमा की तरह, दैट इज योर रेडिश ब्राउन। देन आफ्टर इसका जो पोजीशन है वो कहाँ है? दैट इज योर लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, यानी कि जो आपका थोरैसिक वर्टिब्रा T13 टू लंबर थर्ड, ओ सॉरी 212, नो 212, यस इस अच्छे से लिखते हैं T12 यानी कि थोरैसिक 12 टू लंबर थर्ड, ये इसका पोजीशन हो गया। क्लोज टू द डॉर्जल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के बिल्कुल डॉर्जल साइड में चिपका हुआ रहता है। देन आफ्टर ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, 2 से 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस, विथ एन एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम। इसे भी साइड में लिख लीजिए कि इसका लेंथ क्या है? लेंथ है आपका 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस है आपका 2 से 3 सेंटीमीटर, विड्थ है आपका 5 से 7, ओके और फिर इसका वेट दैट इज योर 120 से 170 ग्राम। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम। इसके इनर साइड में यानी कि इस पोर्शन पे, इसके इनर साइड में यानी कि इस पोर्शन पे क्या है? इस पोर्शन पे जहां पे सारे क्या आपके ये इंटर करते हैं, सारे आपके देखिए रेनल वेन हो गया, रेनल आर्टरी हो गया, सारे इंटर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेनल हाइलम कहते हैं, रेनल हाइलम। यानी कि जो जिस दरवाजे से हम लोग अंदर जाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे रेनल हाइलम। ठीक है, अब नीचे पढ़ते हैं। Blood vessels and nerve enters. Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called the renal pelvis with projections called calyces. तो जैसे हम लोग का रेनल ये वेन या फिर रेनल आर्टरी अंदर जाता है तो वो एक फनल शेप यानी कि फनल के शेप की तरीके से, यानी कि इस तरीके से दिस पोर्शन, इस पोर्शन देखिए यहाँ से आपका सारा एंटर किया, ये जो पोर्शन कहलाएगा दैट विल बी योर रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस में कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम लोग कैलिसेस कहते हैं, जिसे हम लोग कैलिसेस कहते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला, ठीक है। Further we have what? Towards the center of inner to the hilum is a broad funnel shaped called the renal pelvis with projections called calyces. The outer layer is your divided in two zones. The outer layer of kidney is a tough capsule. The outer layer of kidney is a tough capsule. Inside the kidney there are two zones, that is your outer cortex and an inner medulla. The medulla is divided into a few conical masses, that is your medullary pyramids projecting into the calyces. The cortex extends in between the medullary pyramids as renal columns called columns of Bertini. Each kidney has nearly 1 million complex tubular structures called nephrons, which are the functional units. Each nephron has two parts, the glomerulus and your renal tubule. Glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole, a fine branch of renal artery. Blood from the glomerulus is carried away by an efferent arteriole. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? It is talking about कि जैसे कि हमारा ये रेनल कॉलम हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज योर आपका इनर किडनी का पोर्शन। ठीक है, ऐसे किडनी को ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किया गया, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट किया गया और उसके बाद फिर बताया जा रहा है दैट इज की ये रहा आपका, ये क्या है? ये आपका रेनल पेल्विस हो गया, ये आपका रेनल हाइलम हो गया। ठीक है, यहाँ से रेनल वेन इंटर करता है, रेनल आर्टरी इंटर करता है, साथ में यूरेटर भी इंटर करता है। ये आपका जो दरवाजा था दैट इज योर रेनल हाइलम, और ये दरवाजा आपका एक फनल शेप्ड पोर्शन में खुल रहा है, दैट इज योर फनल शेप्ड पोर्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेनल पेल्विस कहते हैं। रेनल पेल्विस में ये जो आपका ऐसे वाला पोर्शन है,
देखिए ये वाला जो ऐसे उठा उठा है ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, जिसके ऊपर ये ट्रायंगुलर सब्सटेंस, ट्रायंगुलर जो है वो बना हुआ था। ये जो ट्रायंगल बना हुआ होता है इसे कहते हैं हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स, और ये जो ऐसे वाला पोर्शन जो इसे पकड़े हुए उसे कहते हैं हम लोग व्हाट, उसे कहते हैं हम लोग कैलिसेस, ठीक है। और यहाँ जैसे ऐसे लकीर लकीर बना ना, दीज ऑल आर योर नेफ्रॉन्स, जो कि आपका एक किडनी में कितना प्रेजेंट होता है, एक किडनी में आपका 1 मिलियन प्रेजेंट होता है। और देखिए ये जो आपका ये जो जोन है, ठीक है, इसे मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ। दिस जोन इज योर मेडुला, ठीक है। और इसके जो रेड पोर्शन के बाहर जितना भी पोर्शन है दैट इज योर कॉर्टेक्स। और ये जो बाहर आपका एक पतला सा ऐसे स्किन कलर का जा रहा है ना, दिस इज योर रेनल कैप्सूल, टफ रेनल कैप्सूल, ओके। तो ये हो गया। और फिर देखिए इसके बाद हम लोग नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन का यहाँ पे देखिए, नेफ्रॉन का दो आपका जो इसका फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, नेफ्रॉन का पार्ट क्या क्या है, तो नेफ्रॉन का पार्ट है आपका पहला ग्लोमेरुलस, ठीक है, और दूसरा आपका रेनल टिब्यूल। तो जितना आपका वुमेन्स कैप्सूल से उठा पठा के हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा, कलेक्टिंग डक्ट, पीसीटी, डीसीटी, ऑल इज योर व्हाट, ये आपका पार्ट है रेनल टिब्यूल का, रेनल टिब्यूल का, ये आपका सेकंड पार्ट का। तो नेफ्रॉन में आपका दो पार्ट, पहला आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा आपका रेनल टिब्यूल, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस में क्या आता है, ग्लोमेरुलस में इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी, टफ्ट ऑफ कैपिलरी यानी कि गुच्छा ऑफ कैपिलरीज, जितने भी ब्लड जो जिसे कहते हैं ना सबसे पतला वाला आर्टरी का पार्ट, ठीक है। सो ये रहा आपका आफरेंट आर्टरियोल, यानी कि वो आर्टरी जो यहाँ पे आ रहा है ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में, ठीक है। और ये रहा आपका इफरेंट आर्टरियोल जो कि यहाँ से निकल रहा है। आ मतलब आओ और ई मतलब ले जाओ, दैट इज की ए के बाद ही ई आता है ना, दैट इज की ई मतलब जा जा जा। ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया। और ये जो कटोरी लाइक आपका येलो वाला पोर्शन है, ठीक है, जो कि इसे पकड़े हुए, ग्लोमेरुलस को पकड़े हुए ऐसे करके देखिए, ये आपका ग्लोमेरुलस है। और इसके अंदर आपका वुमेन्स कैप्सूल ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका वुमेन्स कैप्सूल है और इसके अंदर आपका ग्लोमेरुलस ऐसे करके आता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से निकलता है। तो ये जो पकड़े हुए है उसे कहता है वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और ये फर्दर आपका इस तरीके से यहाँ पे कॉन्वर्जन लाइक, कॉन्वर्जन यानी कैसे मुड़ान लाइक आपका यहाँ पे मुड़ जा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं पीसीटी, यानी कि पास वाला कॉन्वर्जन, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और यहां से आपका शुरू होता है हेयर पिन लाइक शेप, यू शेप, देखिए हेयर पिन लाइक, जिसे हम लोग कहते हैं हेनलेज लूप, हेनलेज लूप। जो आपका डिसेंड हो रहा है वो होगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो आपका असेंड हो रहा है यानी कि चढ़ रहा है उसे बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर जो आपका हल्का सा यू शेप यहाँ पे मिनट वेसल बन रहा है, ये रेड वाला पोर्शन का, इसे कहते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। और ये आपका जो कलेक्ट करता है उसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। यहाँ जो आपका दूर में आपका कन्वर्जन बन रहा है दैट विल बी योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। ये आपका पार्ट हो गया नेफ्रॉन्स का, ये आपका पार्ट हो गया किसका, नेफ्रॉन्स का, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, नेफ्रॉन्स में कितने पार्ट हैं, पहला आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा आपका रेनल टिब्यूल। टिब्यूल के अंदर क्या क्या, वुमेन्स कैप्सूल, हेनलेज लूप, पीसीटी, डीसीटी यानी और कलेक्टिंग डक्ट, ओके। और वहीं पे आपका ये जो वासा रेक्टा, ये किसका बनावट है, ये बनावट है आपका इफरेंट आर्टरियोल का, इफरेंट आर्टरियोल का। अब नीचे आते हैं, नीचे दैट इज योर मालफिजियन बॉडी या फिर रेनल कॉर्पसल। मालफिजियन बॉडी या फिर रेनल कॉर्पसल क्या होता है, तो इट इज की आपका ग्लोमेरुलस प्लस योर वुमेन्स कैप्सूल, इन दोनों को मिला जुला करके हम लोग क्या कहते हैं, मालफिजियन बॉडी कहते हैं, मालफिजियन बॉडी कहते हैं। तो ये पोर्शन आपका आया अफरेंट आर्टरियोल, यहाँ से जो निकले वो इफरेंट आर्टरियोल, ये हो गया आपका वुमेन्स कैप्सूल, ये आपका कटोरी लाइक वुमेन्स कैप्सूल, ओके। तो इसे भी पढ़ के जल्दी से खत्म करते, पीसीटी, ओके 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 ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या थे, द टिब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क दैट इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पास वाला कॉन्वर्जन दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके नेक्स्ट में आता आपका हेयर पिन शेप्ड हेनलेज लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल व्हिच हैज अ डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लिम्ब। द असेंडिंग लिम्ब continues as another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule. The
DCTs of many nephrons opens into a straight tube called collecting duct, many of which converge and open into the renal pelvis through medullary pyramids in the calyces. The malphizian corpuscle PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidneys, whereas the loop of Henle deep into the medulla. यानी कि इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि देखिए आपका जो बुमेन्स कैप्सुलर ग्लोमेरुलस है, ये दोनों बुमेन्स कैप्सुलर ग्लोमेरुलस ये कहाँ पे लटकता है? ये आपका कॉर्टिकल रीजन, जो आपका किडनी ऐसे था ना, किडनी दिस वन, ओके, किडनी के कॉर्टिकल रीजन में, मतलब कि बाहरी के रीजन में आपका प्रेजेंट रहता है बस दो चीज, क्या क्या? ग्लोमेरुलस और बुमेन्स कैप्सुल, और अंदर जो धंसा हुआ रहता है वो क्या होता है? आपका हेनलेज लूप, ये आपका धंसा हुआ रहता है मेड्यूला में मेरे बच्चों, मेड्यूला में, ठीक है। तो अब इतना ही था इसका मतलब। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो आपका मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स होता है वो आपका ऐसा ही होता है, जिसमें कि सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। किसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स? जिसके पास आपका क्या होता है? The loop of Henle is too short. Loop of Henle यानी कि U शेप जो आपका पोर्शन रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है, उसे हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बस कॉर्टिकल रीजन में ही ये प्रेजेंट रहता है, कॉर्टिकल रीजन तक ही पहुंच पाता है, मेडुला तक वो एंटर कर ही नहीं पाता, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और अगर वहीं जो दूसरा नेफ्रॉन है वो आपका मेडुला के भीतर तक धंसा हुआ रहता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ओके। मेजॉरिटी आपका नेफ्रॉन ये वाले कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, ये आपका 85% पाए जाते हैं, और ये जो आपका मेड्यूलरी फिर ये नेफ्रॉन्स होते हैं ये आपका 15% ही पाए जाते हैं, ठीक है, जस्ट 15%। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि such nephrons are called cortical nephrons. In some of the nephrons, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephrons are called juxtamedullary nephrons. The efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network. यानी कि efferent arteriole यानी कि यस जा, बाहर वाला जा, आने वाला आर्ट्रियोल नहीं, जाने वाला आर्ट्रियोल क्या बनाता है? आपका एक कैपिलरी नेटवर्क बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons. तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में ये वासा रेक्टा प्रेजेंट नहीं होता है। और ये वासा रेक्टा क्या है? वासा रेक्टा है आपका कि एक मिनट वेसल है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के द्वारा ही, मतलब उसी का एक पार्ट है जो कि आपका ये हेनलेज लूप है, हेनलेज लूप के जस्ट बगल पर से पार होता है, क्रॉस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पार हुआ ना, this one, look at here, this is your vasa recta। ये जो U shaped ऐसे बन रहा है, this is your vasa recta, जो कि आपका किसके बगल में बन रहा है? ये आपका येलो हेनलेज लूप के बगल में बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और इतना पोर्शन हम लोग कवर करते हैं उसी पे, ठीक है, कि हमने क्या क्या अभी तक देखा। हमारा ब्लैंक स्लाइड, तो हम लोग एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि अरे यार हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्या क्या हमें बताइए जरा सा। तो हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपका है क्या बच्चों? आपका है अमोनिया, ओके, पहला तो अमोनिया हो गया, दूसरा आपका यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिया, देन आफ्टर आपका यूरिक एसिड हो गया, फर्दर आपका क्या हो गया? कुछ आयंस जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, देन आफ्टर क्लोराइड आयंस, ठीक है, और साथ ही में सल्फेट, ओके, सल्फेट, देन आफ्टर आपका फोस्फेट भी, ओके, फोस्फेट, और इसके साथ ही आपका प्रेजेंट होता है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, देन आफ्टर आपका वाटर। मतलब कि जितने भी चीजें आप लोग चाहे एक्सेस में खा लिए हो, इंजेक्शन कर लिए हो, या फिर आपका वो मेटाबॉलिज्म के द्वारा बना हो, वो सारे के सारे आपके सारे कचड़े क्या हो गए? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के अंदर आ गए, ठीक है। और जो मेजर आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो बस 3 होते हैं। क्या होते हैं? बस 3। पहला हो गया अमोनिया, ओके, अच्छा, लेट मी राइट इट लाइक दिस, not this। पहला हो गया आपका अमोनिया, देन आफ्टर आपका हो गया अमोनिया हो गया, देन आफ्टर आपका यूरिया हो गया, थर्ड में आपका यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड मेरे बच्चों, यूरिक एसिड, यूरिक
कि क्या हो गया, यूरिक एसिड। ठीक है, तो अमोनिया की बात करें तो अमोनिया आपका सबसे ज्यादा टॉक्सिक, मोस्ट टॉक्सिक हो गया, इसका टॉक्सिसिटी सबसे हाई, इसमें 3 डंडल। ठीक है, यूरिया में आपका मॉडरेटली टॉक्सिक हो, यूरिक एसिड आपका लीस्ट टॉक्सिक यानी कि सबसे कम टॉक्सिक। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें वाटर कंटेंट की, तो इसमें वाटर कंटेंट भी सबसे ज्यादा चाहिए। इधर आप लोग H2O करके लिख लीजिए, H2O। ठीक है, इसमें आपका टॉक्सिसिटी की बात हो रही थी, तो यहाँ पे टॉक्सिक। ठीक है, वाटर इसमें सबसे ज्यादा चाहिए। और फिर इसमें अगर वाटर की बात करें तो यहाँ पे आपका वाटर मॉडरेटली चाहिए। यूरिया आपका हल्का लिक्विड होता है बट नॉट दैट मच, और यूरिक एसिड आपका पूरा का पूरा सॉलिड होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं कि इसमें ये आपका किडनी का रोल क्या होता है क्या, तो इसमें आपका किडनी का रोल नहीं होता है। यूरिया बनाने में आपका किडनी का रोल होता है, यूरिक एसिड में भी आपका किडनी का रोल होता है, और यहाँ पे आपका किडनी के साथ आपका लिवर का भी रोल होता है, इसमें आपका लिवर का भी रोल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, वे लुक एट द फर्दर की अमोनिया, यहाँ पे यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड यहाँ पे बात करते हैं कि ये आप इसका डिफ्यूजन, सिंपली इसका जो रिमूवल मोड है वो क्या है आपका डिफ्यूजन, जैसे कि जैसे बना वैसे सरफेस से निकाल फेंको। क्यों निकाल फेंको, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जहरीला है, जहर को रखेंगे जरा सा भी तो क्या हो जाएंगे, हम ही लोग ऊपर हो जाएंगे यार। तो इसलिए सीधे जैसे बने सरफेस से डिफ्यूज आउट कर दो। उसके बाद फिर यूरिया जो है ये थोड़ा सा आपका लिवर में इसका ऑर्निथिन साइकिल चलता है, उसके बाद ही से निकाला जाता है। यूरिक एसिड को थोड़ा और फर्दर टाइम के लिए रखा जाता है और फिर अच्छे से सॉलिड में बना करके शेप दे करके निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये अमोनिया जो होता है इसे निकालने की प्रक्रिया को अमोनोटेलिज्म बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। यूरिया निकालने का प्रोसेस को बोलेंगे यूरियोटेलिज्म। ठीक है, और यूरिकोटेलिज्म बोलेंगे यूरिक एसिड को निकालने के प्रोसेस को। ठीक है, और जो अमोनोटेलिज्म करते हैं उन एनिमल्स को बोलते हैं हम लोग अमोनोटेलिक एनिमल, अमोनोटेलिक। ओके, वैसे ही यूरिया निकालने वाले एनिमल्स को बोलेंगे यूरियोटेलिक, देन आफ्टर यूरिक एसिड निकालने वाले को यूरिकोटेलिक बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स में, दैट इज की अमोनिया निकालने वाले जितने भी आपके एनिमल्स हैं उसका एग्जाम्पल बताइए हमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अमोनिया आपका निकालते हैं एक्वाटिक जो होते हैं वो एम्फीबियंस, एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गए, फिर एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हो गए। ठीक है, और उसके साथ आप कहते हैं बोनी फिशेस। ठीक है, बोनी फिशेस। देन आफ्टर इसके साथ कौन आते हैं, आपके जितने भी एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो गए। अब आते हैं उस एनिमल्स के एग्जाम्पल में जो कि आपका यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और यूरिया कौन कौन एक्सक्रीट करते हैं, ऑफ कोर्स मैमल्स, ह्यूमंस, ऑफ कोर्स। ठीक है, मैमल्स के साथ आपको देखने को मिलता है ये किसमें, आपका मराइन फिशेस में, मराइन फिशेस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस हो गई। देन आफ्टर ये देखने को मिलता है आपका देखने को मिलता है ये आपको बच्चों किसमें, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स बोलिए या फिर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग हो गए एंड ऑल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा पार्ट, दैट इज की यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कौन से एनिमल निकालते हैं, तो यूरिक एसिड आपका सॉलिड फॉर्म होता है, दैट इज योर पेलेट फॉर्म हो गया। ठीक है, पेलेट फॉर्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुआनो बोलते हैं, गुआनो। तो ये गुआनो या फिर पेलेट आपका निकालते हैं रेप्टाइल्स, स्नेक हो गए, छिपकलियां हो गई, उसका क्या होता है, वो लोग कभी देखा होगा आपने, गिरता है तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और फिर आपका एव्स हो गए, एव्स यानी कि बर्ड्स हो गए, बर्ड्स भी हल्का आपका सेमी सॉलिड फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपका लैंड स्नेल्स हो गए, ये भी आपका
सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो इतना ही था। और फिर कुछ इंसेक्ट्स भी आपका सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखने की जो नेक्स्ट आपके जो फर्दर एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं, जैसे कि हमने बात किया था प्लेटीहेल्मिन्थस की। प्लेटीहेल्मिन्थस यानी कि फ्लैटवर्म्स में क्या प्रेजेंट होता है एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो उनके पास होता है आपका प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया। और किन में देखने को मिलता है, तो प्रोटोनेफ्रीडिया इसके साथ ही आपको देखने को मिलता है रोटिफर्स में। ओके, देन आफ्टर किस में, कुछ एनालिड्स में, देन आफ्टर बोलिए, और इसके साथ ही आपको देखने को मिलता है ये सेफालोकोडेट्स में। ओके, सेफालोकोडेट्स में किसका एग्जांपल दिया हुआ था, दैट इज एम्फीऑक्सिस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एनिमल आपका दिया हुआ था एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया। ये नेफ्रीडिया किसमें प्रेजेंट होता है, तो नेफ्रीडिया आपका प्रेजेंट होता है बेसिकली एनालिड्स में। एनालिड में जैसे कि आपका हो गए अर्थवर्म हो गए, ठीक है, अर्थवर्म हो गए। और फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन आता है मालफिगियन टिब्यूल किसमें देखने को मिलता है, तो दिस इज फाउंड इन योर कॉकरोचेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका किडनीज, और ये किडनीज किसमें प्रेजेंट होते हैं, किडनीज प्रेजेंट होते हैं ऑफ कोर्स ह्यूमंस में, दैट इज मैमल्स में। ठीक है, मैमल्स के साथ ही आपको बर्ड्स में भी देखने को मिलते हैं, फिर आपका कुछ रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और देखिए, हाँ, इसके बाद आपका आता है एंटिनल ग्लैंड्स किस में देखने को मिलते हैं, एंटिनल ग्लैंड्स को हम लोग क्या भी कहते हैं, एंटिनल ग्लैंड्स को हम लोग ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, एंटिनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं आपके क्रस्टेशियंस में। ठीक है, और ये क्रस्टेशियंस का एक बेस्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, दैट इज योर प्राउंस मेरे बच्चों, प्राउंस में। ठीक है, प्राउंस में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद हम लोग कवर किया था जैसे कि क्या, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। साथ में प्लीज, अगर अभी जो मैंने एनसीईआरटी लाइन पढ़ रही थी, अगर आपने उस पे अच्छे से नहीं भी अंडरलाइन किया तो प्लीज इसे कम से कम लिखते जाइए एक कॉपी में, या फिर एनसीईआरटी का साइड वाला पोर्शन में ही, तो ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग को क्या क्या होता है, हमारा सबसे पहले होता है आपका पेयर ऑफ किडनी, आपका किडनी प्रेजेंट होते हैं दो। उसके बाद उसमें निकलने वाले आपका यूरेटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और थर्ड में आपका क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, फोर्थ में आपका होता है उसके पास यूरेथ्रा। ओके, और ये किडनी की बात करते हैं। अब ये आते हैं हम लोग फर्स्ट वाले में, दैट इज की किडनी। तो सबसे पहला किडनी मेरे बच्चों, ये किडनी क्या होता है, तो किडनी का शेप हमें बताइए। किडनी का शेप होता है आपका लाइक योर बीन, जैसे कि राजमा बीन हो गया, दिस इज योर, ठीक है, बीन लाइक शेप हो गया। ठीक है, किडनी का। अब इसका हम लोग बात कर रहे हैं, इसका कलर बताइए, व्हाट इज इट्स कलर, तो हम बोलेंगे रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि अगर आपने कलर देख लिया, ठीक है, तो अब हमको ये बताइए कि इसका पोजीशन क्या है। इसका पोजीशन है आपका T12,
टू लंबर थर्ड, दैट इज की L3 के बीच में प्रेजेंट होता है। थोरैसिक वर्टिब्रा जानते हैं ना, दैट इज की आपका लंग्स को सराउंड किए हुए रहता है ये पिंजरा। तो T12 यानी कि 13 वाले जो थोरैसिक वर्टिब्रा होगा वहां से, सॉरी 12 वाला जो ये आपका थोरैसिक वर्टिब्रा होगा वहां से शुरू होकर के जो लंबर वर्टिब्रा होता है वो 3 नंबर तक क्या ये आपका जाता है, ठीक है। इसका पोजीशन हो गया। और ये आपका बोले तो डॉर्जल वॉल से कनेक्टेड रहता है। डॉर्जल वॉल से कनेक्टेड रहता है इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका मान लीजिए ये आपका बॉडी है, ठीक है, तो ये जो किडनी है ये दोनों आपका यहाँ पे रहेंगे ऐसे डॉर्जल पीछे वाले, ये डॉर्जल एंड दिस इज वेंट्रल वाला एंड, ठीक है। तो ये आपका डॉर्जल वॉल से अटैच रहते हैं और यहाँ से आपका जो पेरिटोनियम का लेयर होता है ये आपको यहाँ पर कवर किया रहता है इसके ऊपर साइड से ऐसे, ठीक है। दिस इज योर पेरिटोनियम का लेयर। अब आते हैं हम लोग ये देखते हैं कि किडनी के बारे में, इसका वेट कितना है, इसका थिकनेस कितना है। तो किडनी का आपका थिकनेस की बात करें तो ये आपका होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। इसका लेंथ का बात करें, लंबाई की बात करें तो वो होता है आपका 10 से 12 सेंटीमीटर। और इसके चौड़ाई की बात करें यानी कि विड्थ की बात करें तो वो होता है 5 से 7 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर। यानी कि लंबाई 10 से 12, चौड़ाई 5 से 7 और थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर। वहीं अगर वेट की बात करें यानी कि कितना भारी है मेरी किडनी, तो एक किडनी आपका भारी होता है 120 से 170 ग्राम इन योर एडल्ट्स, अगर एडल्ट्स की बात करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो आपकी किडनी है ये आपकी किडनी है, दिस इज अ ब्यूटीफुल सा किडनी। 2 किडनी, ठीक, एक किडनी है। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो आपका 2 किडनी रहती है, ठीक है, दिस इज लाइक, दिस इज लाइक, दिस इज लाइक, दिस इज लाइक, ये जो आपकी राइट साइड वाली किडनी रहती है, दिस इज योर लेफ्ट साइड की किडनी, दिस इज योर राइट साइड की किडनी। तो राइट साइड की किडनी के ऊपर आपका लिवर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, राइट साइड का किडनी आपका हल्का नीचे झुका हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ से आपका यूरेटर शुरू होता है दोनों से, यहाँ आपका यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज योर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया था कि एक किडनी 2 किडनी, ये पहला, फिर यूरेटर दूसरा पार्ट, थर्ड में हो गया यूरिनरी ब्लैडर, चौथा में आपका यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। यही आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। किडनी को कट करो मेरे भाई। किडनी को कट जब किया गया तो यहाँ से क्या पाया गया कि यहाँ से आपका यूरेटर निकलता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपका रेनल वेन इंटर कर रहा है और साथ में आपका रेनल आर्टरी इंटर करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एंट्रेंस है, ये जो गेट है, इस गेट को क्या बोलेंगे, इस गेट को हम लोग बोलेंगे रेनल हाइलम, रेनल हाइलम। राइट इट इन योर नोटबुक कि हम लोग इसे रेनल हाइलम कहते हैं। अब रेनल हाइलम ये खुलता है आपका एक, ये क्या बोलते हैं, फनल लाइक स्ट्रक्चर में, फनल लाइक स्ट्रक्चर में, फनल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसमें कि आपका कुछ कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। ये जो उठे उठे प्रोजेक्शन यू शेप्ड होने के बाद ये जो उठे हुए प्रोजेक्शंस होते हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या, कैलिसिस। दिस इज नोन एज योर कैलिसिस, कैलिसिस, ठीक है। कैलिसिस में आपका प्रेजेंट होते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड्स में आपका ऐसे ऐसे प्रेजेंट जो न्यूमरस आप लोग एनसीईआरटी बुक में भी तभी दिखाया था, ये सब क्या है आपका नेफ्रॉन्स, दिस इज योर नेफ्रॉन्स। इसके आउटसाइड में, किडनी के आउटसाइड में आपका एक लेयर होता है, किडनी के आउटसाइड में आपका एक लेयर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, टफ कैप्सूल, यानी कि एक हार्ड सा आपका कैप्सूल प्रेजेंट होता है ताकि इसे कोई चोट या इंजरी ना हो, ठीक है, टफ कैप्सूल। उसके बाद आते हैं कि देखिए ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, दिस पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है आपका यहाँ से यहाँ, ये आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया, ये वाला आपका कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया। और इसके जो अंदर वाला पार्ट हो गया दिस वन, दिस, ये आपका मेडुला का पार्ट हो गया, ये आपका मेडुला का पार्ट हो गया, ठीक है। सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर मेरे बच्चों, चीफ मिनिस्टर यानी कि बाहर आपका कॉर्टेक्स हो गया और अंदर आपका मेडुला हो गया। तो हमारे
जो किडनी होती है हमारे किडनी में इतना ही पार्ट। और हाँ, एक और पार्ट कि ये जो आपका है, देखिए यहाँ जो कॉर्टेक्स का कुछ रीजन, कॉर्टेक्स का ये वाला रीजन आपका अंदर तक धंस जाता है, ठीक है, ये वाला रीजन। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कॉर्टेक्स का कुछ रीजन धंसा हुआ है। इस धंसे हुए पार्ट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग रेनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टीनाई, कॉलम ऑफ बर्टीनाई, बर्टीनाई, ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टीनाई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो इसके नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं क्या कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी, हमारे किडनी में ऐसा क्या है जो उसका फंक्शन करती है या फिर यूरिन का फॉर्मेशन करती है। यूरिन फॉर्मेशन का काम कौन करता है? आपका करता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या भी कहते हैं? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन्स, दैट इज योर नेफ्रॉन्स। और इनका नंबर कितना होता है? तो एक अगर किडनी की बात करें, 1 किडनी में आपका प्रेजेंट होता है 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, ओके, 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, ओके, राय दहा सैकड़ा हजार 10,000 10 लाख, 10, 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यस 10 लाख आपका नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में। दोनों किडनी को मिलाकर देखें तो कितने? 10 10 20 लाख, दैट इज 2 मिलियन, ठीक है। अब अगर किडनी की बात करें तो किडनी, सॉरी नेफ्रॉन्स की बात कर रहे थे ना, हाँ, उसका फंक्शनल, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या हो गया आपका? नेफ्रॉन्स हो गए। और ये जो नेफ्रॉन होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका ग्लोमेरुलस, फर्स्ट पार्ट इज योर ग्लोमेरुलस। देखो भाई, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग लिखा करो प्लीज, मेरे साथ साथ लिखा करो। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बेस्ट मेथड होता है लर्निंग का। जितना आप लिखोगे दिमाग में उतना ही वो चीजें बैठेंगी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? रेनल ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो पहला पार्ट आपका ग्लोमेरुलस था। ग्लोमेरुलस में क्या होता है? ग्लोमेरुलस, इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का एक टफ्ट है, ठीक है, जो कि आपका जो आता है उस टफ्ट को कहते हैं आफरेंट आर्टरियोल, आफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। और जो निकल रहा है उसे क्या कहते हैं? इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद आते हैं हम लोग रेनल ट्यूब्यूल में। तो रेनल ट्यूब्यूल का किस्सा कहां से शुरू होता है? तो रेनल ट्यूब्यूल का किस्सा आपका शुरू होता है सबसे पहला क्या? सबसे पहला आपका बोमेन्स कैप्सुलस में होता है, बोमेन्स कैप्सुल, वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल। उसके बाद फिर ये जो वुमेन्स कैप्सूल होता है ये आपका एक्सटेंड करता है हाईली कॉइल्ड पीसीटी को। पीसीटी के बाद आपका होता है क्या? पीसीटी के बाद आता है आपका लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद आपका आता है डीसीटी, ठीक है। बस 4 ही चीजें जानना है हमें। और इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो डायग्राम में दिखाती हूँ कि ये रहा आपका वुमेन्स कैप्सूल, प्यारा सा कटोरी लाइक, एंड ये आपका हाईली कॉइल्ड डीसीटी हो गया। डीसीटी के पास आपका यू शेप्ड यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड दिस विल बी योर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब भी यहाँ पर फिर से कॉइल होगा, दैट इज योर डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये चला जाएगा आपका फिर कलेक्टिंग ट्यूब की ओर, कलेक्टिंग ट्यूब की ओर, वहां पे ज्वाइन। तो ये जो आपका कलेक्टिंग ट्यूब है, ये आप मैं बता दूं कि ये कलेक्टिंग ट्यूब आपका ढेर सारा नेफ्रॉन से शेयर किया जाता है। यानी कि एक नेफ्रॉन यहाँ पे आपका आकर के ज्वाइन होगा, दूसरा नेफ्रॉन यहाँ पे, ये आपका तीसरा नेफ्रॉन यहाँ पे, चौथा नेफ्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो ढेर सारा नेफ्रॉन्स इसको मिल बांट करके शेयर करते हैं। यानी कि एक ऐसा दोस्त है जो कि ढेर सारा दोस्तों से दोस्ती रखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका आफरेंट आर्टरियोल आता है, ये ग्लोमेरुलस हो गया टफ्ट, एंड यहाँ से इफरेंट आर्टरियोल चला जाता है निकल करके, ठीक है। और यही जो इफरेंट आर्टरियोल होता है यही आपका पोर्शन यहाँ पे बनाता है, दैट इज की पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का इसके चारों तरफ एक नर्व नेट बनाता है, नर्व नेट बनाता है, ठीक है, नर्व नेट। यहाँ पे वासा रेक्टा भी यही बनाता है, ओके, खत्म खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके नेमिंग पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? आफरेंट आर्टरियोल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। यहाँ पे ये होगा इफरेंट आर्टरियोल, दिस इज योर ग्लोमेरुलस, दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल,
This is your PCT, पास वाला PCT. This is your descending limb of loop of Henle. This is your ascending limb of loop of Henle, ALOH. LOH यानी कि loop of Henle. A मतलब हो गया ascending, ठीक है, और ये हो गया दूर वाला, that is your DCT. This is your CT. This is your CT, that is collecting tube. This is your CT. ठीक है, इतना ही पोर्शन होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं द टाइप ऑफ योर नेफ्रॉन्स, टाइप्स ऑफ योर नेफ्रॉन्स, टाइप्स ऑफ योर नेफ्रॉन्स। तो आपका नेफ्रॉन का दो टाइप्स होता है, एक तो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, दैट इज अ CN, दूसरा आपका JMN, दैट इज अ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जो CN की बात करें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात करें, वो होती है आपके कि ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आपका कॉर्टेक्स रीजन तक ही होता है, यानी कि ये आपका शॉर्ट होंगे, शॉर्ट LOH, दैट इज लूप ऑफ हेनले, इनका शॉर्ट होगा। इसका क्या होगा, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होगा। इसके पास आपका वासा रेक्टा प्रेजेंट नहीं होगा, इसके पास आपका वासा रेक्टा प्रेजेंट होगा। वासा रेक्टा क्या होता है, तो वासा रेक्टा आपका यू शेप्ड लाइक होता है, जो कि आपका लूप ऑफ हेनले के जस्ट बगल से क्रॉस होता है, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग वासा रेक्टा। और यही जो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होता है, ये आपका नॉर्मल कंडीशंस में वर्क करता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में आपका, जैसे कि जिस दिन हम लोग खाते पीते दिन मौज रहते हैं, ठीक है, उस दिन आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स काम करेगा। लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स उस समय काम आता है जब हम लोग फास्टिंग किए हुए रहते हैं, जैसे कि हो गया एकादशी हो गया, फिर रोजा रखते हैं, ठीक है, तो इस टाइम पे आप लोग फास्टिंग किए हुए रहते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग पानी तो पीते नहीं है, निर्जला व्रत करते हैं, तो उस टाइम पे यूरिन बनाने का काम आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का रहता है, ठीक है। और ये आपका मेजॉरिटी में आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स रहते हैं, यानी कि 85% आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स रहेंगे, और आपका 15% क्या होगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, दैट इज की यहां पर जो आपका नेफ्रॉन्स, ये मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन बॉडी या फिर रेनल कॉर्पसल क्या होता है, रेनल कॉर्पसल क्या होता है, तो रेनल कॉर्पसल हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस प्लस योर बोमेन्स कैप्सूल, प्लस योर बोमेन्स कैप्सूल, प्लस योर बोमेन्स कैप्सूल, प्लस योर बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ओके। यानी कि BGG को क्या बोलेंगे, MB बोलेंगे, दैट इज मालफिजियन बॉडी या फिर रेनल कॉर्पसल बोलेंगे। आपको मालफिजियन वर्ड से कुछ याद नहीं आ रहा है बच्चों, मालफिजियन बॉडी यानी कि क्या, मालफिजियन बॉडी यानी कि ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, यानी कि BG। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें, इससे तो कुछ और भी याद आता है, दैट इज की मालफिजियन टिब्यूल, मालफिजियन टिब्यूल। अब ये मालफिजियन टिब्यूल क्या है, तो मालफिजियन टिब्यूल आपका वही वाला टिब्यूल जो कि आपका कॉकरोचेस में प्रेजेंट होते हैं एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कॉकरोचेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग इसके बाद यहां तक तो एनसीईआरटी कवर कर चुके थे, है ना, एनसीईआरटी कवर कर चुके थे। इसके बाद हम लोग का आता है कि यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस। तो अब ये यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है आपका, सबसे पहले तो हम लोग एनसीईआरटी खोलते हैं, उससे देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे फिर से ब्लैंक स्लाइड में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि क्या, यूरिन बनने का प्रोसेस। और इसे हम लोग इसलिए यूरोपोइसिस भी कहते हैं, यूरोपोइसिस, दैट जैसे कि हम लोग कहते थे ना एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोसाइट्स बनने के प्रोसेस को क्या कहते थे, एरिथ्रोपोइसिस कहते थे, ठीक है। वैसे यूरिन बनने के ये प्रोसेस को हम लोग यूरोपोइसिस कहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस। कौन कौन से 3 प्रोसेसेस, तो पहला आपका है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि ग्लोमेरुलस से आपका फिल्ट्रेशन होगा। ग्लोमेरुलस याद है ना आपको, वही जो आपका ऐसे आफरेंट आर्टरियोल से आता था,
ठीक है। एंड यहाँ पे आपका कटोरी लाइक बोमेंस कैप्सूल में आकर के जमा हो जाता था, यहाँ से इफरेंट आर्टरियोल से निकल जाता था। ठीक है, तो यही आपका ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता था। फिल्ट्रेशन, तो पहला स्टेप हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। दूसरा स्टेप हो गया रीएब्जॉर्प्शन का, यानी कि जो फिल्ट्रेशन हुआ है उसमें से वापस यहाँ से आपका पीसीटी हो गया एंड लूप ऑफ एनले से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाना। ठीक है, थर्ड में आपका सेक्रेशन, यानी कि यहीं से आपका लूप ऑफ एनले एंड ऑल से क्या हो जाना, फिर से सेक्रेट भी होना। मतलब कि एक तो ले लो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका फिल्टर हुआ। ठीक है, फिल्टर में अगर कुछ ज्यादा चीजें चली गई तो उसे वापस से रीअब्जॉर्ब करना, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा आपका सेक्रेशन। ठीक है, ये तीनों आपका हो गया मेन प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन में, that takes place in different parts of the nephron. The first step in urine formation is the filtration of blood. पहला पार्ट क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, which is carried out by the glomerulus and is called your glomerular filtration. On an average 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. The glomerular कैपिलरी ब्लड, ग्लोमेरुलर का कैपिलरी ब्लड क्या करता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर काउजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड आपका होता है ग्लोमेरुलस का कैपिलरी ब्लड प्रेशर से। यानी कि आफरेंट आर्टरियोल जो लेकर के आ रहा है आपका ब्लड, वो इतनी तेजी से लेकर के आ रहा है कि यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है और फिर यहाँ से फिल्टर होकर के वो बाहर चला जाता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि तो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपका 3 लेयर से, यानी कि 3 आपका फर्दर लेयर के थ्रू होता है। कौन कौन सा, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, यानी कि जो आपका ब्लड लेकर के आ रहा है वो आपका ग्लोमेरुलस का एंडोथीलियम हो गया। सेकंड में आपका बोमेंस कैप्सूल का, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल का एंडोथीलियम होगा। थर्ड में आपका हो गया बीच वाला, दैट इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि इन दोनों को चिपकाए हुए जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, यानी कि पहला आपका ग्लोमेरुलस एंडोथीलियम, दूसरा आपका बोमेंस का एंडोथीलियम और तीसरा आपका इन दोनों को चिपकाए हुए आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर से होता है। ठीक है, अब देखिए उसके नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, और ये जो आपका ये ओके 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 फर्दर हम लोग रीड करते हैं। फर्दर है आपका between these, the epithelial cells of Bowman's capsule, called podocytes, are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slits or slit pores. Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of the plasma except the proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule. Therefore, it is considered as process of ultrafiltration. तो ये जो आपका वुमेन्स कैप्सूल है, ये जो आपका वुमेन्स कैप्सूल है मेरे बच्चों, यहाँ पे आपका कुछ जैसे कि छननी में कैसे होता है, ऐसे 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 छेद वाला, जहां से मतलब कुछ ही चीजें पार होती हैं कुछ नहीं होती है, तो इसे क्या हम लोग इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होना। तो यहाँ पर जो आपका पोडोसिट्स होते हैं, इसके जो स्लिट या फिर बोलिए तो पोर्स जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोडोसिट्स कहते हैं। यहाँ से आपका जो यूरिन जो आपका आता है, ओके ब्लड जो लेकर के आता है ग्लोमेरुलस के थ्रू अफरेंट में, वो आपका जब वुमेन के ग्लोमेरुलर के एंडोथीलियम से क्रॉस करता है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, तो ये आपका यहाँ के पोडोसिट्स के स्लिट्स को क्रॉस करता है वुमेन्स कैप्सूल से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। उसके नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। Okay, blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of the plasma, यानी कि blood plasma का सारा constituent इसमें आ जाता है, फिल्टर होकर के फिल्ट्रेट बन जाता है, एक्सेप्ट योर प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी कि केवल प्लाज्मा प्रोटीन्स ही नहीं आते हैं और फिर बाकी सारा कुछ आपका वुमेन्स कैप्सूल के ल्यूमन में आ जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा अच्छे से फिल्ट्रेशन होता है और इसलिए इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, यानी कि हद से ज्यादा फिल्ट्रेशन जब बढ़ जाए उसे क्या कहें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट
The amount of the filtrate formed by the kidneys per minute is called GFR, that is your glomerular filtration rate. यानी कि एक किडनी आपका एक मिनट में कितना ब्लड को फिल्टर कर रही है उसे ही हम लोग कहते हैं GFR. ठीक है, जो सॉरी इट इज नॉट द, यहाँ पे मैंने गलत बताया. देखिए एक किडनी जो है आपका एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट बना रही है. फिल्ट्रेट यानी कि जो आपका ग्लोमेरुलस से जितना यहाँ पे ब्लड आ रहा था, ठीक है, वो बोमेंस कैप्सूल के बाद फिल्टर होने के बाद बोमेंस कैप्सूल में जितना इंटर कर रही है वो फिल्ट्रेट. यानी कि ये आपका यूरिन वाला ब्लड आता है. ठीक है, यहाँ पे यूरिन वाला ब्लड आया आपका, यूरिनरी, ठीक है, यूनिट ले की होया ले. तो यहाँ पे आपका ब्लड आता है. ठीक है, ब्लड आने के बाद वहां से यूरिन और फिर ब्लड को अलग किया जाता है. सॉरी भी ना, मतलब कि ये जो आपका फिल्टर होने के बाद ये ब्लड आपका यहाँ जितना इंटर कर जाता है वो हो गया आपका फिल्ट्रेट. ठीक है, वो क्या हो गया आपका फिल्ट्रेट हो गया. वुमेन्स कैप्सूल में जो यूरिन आपका फिल्टर होने के बाद इंटर करता है उसे हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं. तो एक मिनट में आपका एक किडनी से जितना ब्लड आता है वो आपका फिल्ट्रेट कितना बनाती है एक मिनट में. एक मिनट में आपका जितना बनाती है उसे हम लोग बोलेंगे GFR, दैट इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. कि कितना बनाई, तो 125 ml प्रति मिनट, यानी कि एक मिनट में आपका 125 ml बनाती, 125 ml बनाती, जिससे, और देखिए अगर पूरे दिन का तो 180 लीटर पर डे, यानी कि एक दिन में कितना यूरिन बना, 180 लीटर पर डे. अरे यार इतना बनाएंगे तो इतना तो निकालते निकालते सोचो 180 लीटर कितना, वो जो ब्लू वाला डब्बा नहीं आता, मतलब ड्रम आता है, तो उसमें से उस मतलब कि अगर मोटा मोटी लेकर के चले तो उतना 2 ड्रम यूरिन, मतलब इतना जो फिल्ट्रेट आया आपका बना 180 लीटर. अगर सबको यूरिन में से निकालने लगे तो दिन भर तो बाथरूम में ही आदमी बैठे यार, गजब नहीं हुआ. तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो फिल्ट्रेट बना उसमें से आधा से ज्यादा आपका 99 या फिर 95% आपका पानी हम लोग वापस रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं. यानी कि प्लाज्मा के साथ जितना भी आपका अमोनिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो सब भी आ जाता है केवल प्रोटीन को छोड़ के. जैसे कि हम लोग यहाँ ऊपर पढ़े थे ना कि आपका प्लाज्मा प्रोटीन छोड़ करके सब कुछ आपका नीचे चला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल करके. तो ऐसे में तो सब मेरा ग्लूकोज भी बह जा रहा है, मेरा अमीनो एसिड्स भी बह जा रहा है, तो ये तो गलत बात है भाई, सब वापस लो. इसलिए हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद का स्टेप क्या देखते हैं, हम लोग सेकेंड स्टेप देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन की. रीअब्जॉर्ब कर लो भाई, जितनी भी अच्छी चीजें हैं उसे रीअब्जॉर्ब करो. रीअब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग क्या चलाते हैं, रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलाते हैं. ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन से पहले हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि द GFR, the kidneys have built-in mechanisms for the regulation of glomerular filtration rate. और ये जो GFR है, ठीक है, अगर GFR घट रहा है या फिर बढ़ रहा है तो इसे भी रेगुलेट करने के लिए हमारे पास किडनी के पास एक मैकेनिज्म है. कौन सा मैकेनिज्म है, तो पहला जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस है. वाओ, कौन सा अपैरेटस है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस. अब इससे क्या करता है, तो पहले तो हम लोग ये समझते कि JGA, दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बनता कैसे. तो ये हो गया आपका स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशंस इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यू कम हेयर मेरे बच्चों, यू कम हेयर, यू कम हेयर मेरे बच्चों, यू कम हेयर, नो नो यू कम हेयर. ओके, दैट इज गुड. अच्छा बच्चा बात सुनता है मेरा. ठीक है, अब देखो तो सेलुलर मॉडिफिकेशन हो गया किसके बीच में, बिटवीन योर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द afferent arteriole. afferent arteriole कौन सा बच्चों, afferent arteriole यानी कि आपका जो आ रहा था, यस, ग्लोमेरुलस के साथ, ग्लोमेरुलस बनाने के लिए जो आर्ट्रियोल आ रहा था उस आर्ट्रियोल के साथ आपका किसका कनेक्शन बोल रहा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अभी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ कैसे आया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऐसे आया. देखिए ये आपका afferent arteriole, यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस यहाँ से efferent arteriole बन करके निकल रहा था. ठीक है, अब वहीं आपका देखे तो हम लोग का यहाँ पे ग्लोमेरुल ये आपका बन रहा था क्या, बोमेंस कैप्सूल. बोमेंस कैप्सूल, दिस इज योर PCT. लूप ऑफ हेनले यहाँ से शुरू हो रहा था. ठीक है, लूप ऑफ हेनले. और जब ये वापस जा रहा था तो यहाँ पर जो DCT आपका बन रहा था, दूर वाला DCT. वाओ, आई केम हेयर. ओके, ये आपका दूर वाला DCT बन रहा था.
है ना। तो ये डीसीटी किसी तरह से वहां पर से हल्का सा प्रॉक्सिमिटी में रहती है, यानी कि टच में रहती है इससे। अफरेंट आर्टरियोल और ये डीसीटी के टच में रहती है, ये वाला पोर्शन बोल लीजिए, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे आपका जक्स्टा क्या बनता है, जक्स्टा JGA, दैट इज योर जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। और यहीं पे क्या होता है कि अगर GFR का वैल्यू आपका कम हो रहा है, ठीक है, तो उसे मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस अपैरेटस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा, फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल्स टू रिलीज रेनिन व्हिच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरबाय द GFR बैक टू नॉर्मल। यानी कि ये जो आपका प्रॉक्सिमिटी में रीजन था आपका अफरेंट आर्टरियोल का और आपका डीसीटी का, ठीक है, ये वाला रीजन जो था, यहाँ पे आपका जेजी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आपका जेजी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, ये आपका जेजी सेल्स। और अगर GFR का वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है, यानी कि फिल्ट्रेट आपका 125 ml प्रति मिनट नहीं बन रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको JGA को कि जाओ बच्चों तुम लोग कुछ करो। तो ये लोग क्या करेगा, ये JG सेल्स को बोलेगा, यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को बोलेगा कि बच्चों आप लोग रेनिन रिलीज करो। क्या रिलीज करो, RENIN, रेनिन रिलीज करो। और ये आपका रिलीज होने के बाद क्या होता है, GFR आपका नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो यही आपका मैकेनिज्म चलाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, that is a comparison of the volume of the filtrate formed per day, that is your 180 liters per day. A comparison of the volume of the filtrate formed per day, that is 180 liters per day, with that of the urine released. एक्चुअली में यूरिन, मैंने बोला ना रीअब्जॉर्प्शन हो जाता था, एक्चुअली में कितना यूरिन ही बस निकाला जाता है, दैट इज कि आपको 1.5 लीटर्स ही निकाला जाता है, 180 लीटर नहीं निकाला जाता, केवल 1.5 लीटर। तो बाकी का बाकी लीटर को क्या किया जाता है, उसे हम लोग रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि 99% आपका 99% जो फिल्ट्रेट बनता है उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ट्यूबुलर और रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो रीअब्जॉर्प्शन आपका होता है ट्यूब्यूल्स में। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स of nephron performs it either by active or passive mechanism, यानी कि चाहे तो एक्टिवली ले ले खींच करके या तो पैसिवली। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम, यानी कि जितने भी अच्छे चीज थे, यानी कि ग्लूकोज जो हमने खाना खाया था, जो हमने प्रोटीन खाया था, अमीनो एसिड्स, और फिर हमने नमक खाया, सोडियम, उन सबको हम लोग एनर्जी लगा करके बोलेंगे आजा भाई तू आजा। क्यों, क्योंकि तुम ही लोग तो जान हो, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सोडियम ही तो जान है, ठीक है। इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली वेयर एज द नाइट्रोजनस वेस्ट्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो वेस्ट हैं उसे अब तो पैसिवली ही लेंगे ना, वो कौन सा एनर्जी दे रहे हैं। अब रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स पैसिवली, और जो पानी है उसे भी पैसिवली हम लोग एब्सॉर्ब कर लेते हैं। In the initial segments of the nephron, during urine formation, the tubular cells secrete substances like H+, यानी कि hydrogen, and potassium and ammonia into the filtrate. Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid-base balance of body fluids. Ionic यानी कि आपके salt हो गए and acid का बैलेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस यूरिन में, इस यूरिन यूरोपोइसिस में क्या करते हैं हम लोग, H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन और फिर पोटेशियम आयन को रिलीज भी करते हैं, दैट इज कि सेक्रेट भी करते हैं। ये मेंटेन करता है आपका यूरिन का साल्ट प्लस एसिड कंटेंट को, ठीक है। तो तीनों प्रोसेस यहाँ पे आपका खत्म हो गया। फिर से एक बार बोलती हूँ कौन कौन से 3 प्रोसेस थे आपके। पहला प्रोसेस तो था आपका कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस क्या था आपका, दूसरा प्रोसेस था आपका रीअब्जॉर्प्शन, और फिर तीसरा प्रोसेस था आपका सेक्रेशन, ठीक है, GRS, भाई बोलिए FRS, ठीक है, इससे याद हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने ब्लैंक स्लाइड में, ठीक है, वहां से इस प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं और भी डिटेल में समझते हैं।